जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज इस वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एमआर प्रशांत साहब जी को मेरा बहुत बहुत सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे आज इस मीटिंग में जुड़े सभी राष्ट्रीय सदस्यगण, राष्ट्रीय आचार्य जी को, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, जितने भी साथी हमारे जुड़ी हैं, हमारी माताएं बहनें, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। जैसा कि आज बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा पर जो चर्चा हमारी हो रही है, आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है। एक मीटिंग पूर्व में हो चुकी है और आज ये दूसरी मीटिंग है। तो मैं मीटिंग को शुरू करने से पहले हमारे इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय एमआर प्रशांत साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मुझे मीटिंग सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमआर प्रशांत साहब। प्रशांत साहब माइक अनम्यूट कर लें। सर का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है। हाँ, कर नहीं पा रहे हो। अनम्यूट कर लें सर आपके माइक को। हो गया जी, हो गया जी। बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों कड़ी में त्योहार बंधन, साथ में हमारे कुशल चिंतक संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्मप्रकाश भारती जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष धीमान बादल सिंह बोस जी, और साथ में जितने भी सभी जोन के महासचिवों और जितने भी पार्टिसिपेट हुए सचिव और सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संचालक योगेंद्र गौतम सर इसको प्रारंभ करें। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष साहब। जैसा हमारा विषय है, हम लगभग जनवरी से स्टार्ट करके और जून तक जो हमारा लगभग 6 महीने का जो चलने वाला है, अपने बहुजन नायकों के जो सफरनामा है उनका संघर्ष को हम याद करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, जिन साथियों के अपने बहुजन नायकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे समय समय पर वक्तागणों के माध्यम से अपने बहुजन नायकों के बारे में भली भांति अवगत कराएंगे। उनके संघर्ष की गाथा हमें अपने विभिन्न वक्तागणों के माध्यम से कराई जाएगी। तो जैसा आज का विषय बहुजन सफरनामा की वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा पर विचार जो चर्चा हो रही है, अभी माह जनवरी चल रहा है। तो जो जनवरी में जो भी बहुजन नायक हैं हमारे, जिन्होंने वंचितों के हक के लिए आवाज उठाई है, उनके लिए कुछ किया है, तो आज इस मीटिंग में हमारे सबसे पहले वक्तागण, हमारे जो आज 3 वक्तागण हैं, माननीय विजय बौद्ध जी, आप राष्ट्रीय महासचिव हो, प्रभारी हो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दूसरे हमारे वक्तागण हैं माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं। तीसरे हमारे वक्तागण हैं माननीय नेपालेश्वर तांडी जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं उड़ीसा से। मैं आपका बहुत बहुत सर अभिनंदन करता हूं और मैं ऐसी आशा करता हूं सर आप जुड़ भी गए होंगे। और आज हमारे इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय धम्मप्रिय एमआर प्रशांत साहब जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि लगभग 6 महीने हमारा प्रतिदिन ये सफरनामा बहुजन संघर्षों की गाथा से लेकर चलने वाला है। तो मैं अपने
पहले वक्तागण के रूप में माननीय नेपालेश्वर तांडे जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उड़ीसा से, मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विषय पर वक्तव्य रखे। माननीय नेपालेश्वर तांडे जी। आदरणीय, मैं जरा मार्केट में हूँ, मैं सर। स्पेन में घर पहुंच जाऊंगा अभी, और किसी वक्ता को आमंत्रित कर ले। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके सर, ओके ओके। संचालक जी, जी संचालक जी, जी सर, आवाज आ रही है ना? जी आ रही सर। आ रही। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज के सभी संत गुरु को नमन करते हुए, ओडिशा के प्रसिद्ध संत भीम भोई को नमन करते हुए, आज का वेबिनार में उपस्थित संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धम्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, माननीय कार्यवाही अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी को नमन करते हुए, वेबिनार में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज का अध्यक्षता मान्यवर धर्मप्रिय MR प्रशांत जी को मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। और यंग एनर्जेटिक संचालक महोदय योगेश गौतम को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज ये जनवरी महीना हमेशा एक इम्पोर्टेंट महीना है साल में, क्योंकि इस महीने में बाबा हमारे बहुजन समाज के 4 पुरखा प्रसिद्ध बहुजन महानेत्री महापुरुष जन्मे हैं। सर्वप्रथम जनवरी 3 में सावित्री बाई फुले की जन्म दिवस थे। 5/1 में बदंत आनंद कौशल्यान का जन्मदिन जयंती थे। 15/1 हमारे प्रिय बहन जी मायावती का जन्मदिन थे। और आगे भी 29/1 को वरिष्ठ बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्मदिन है, जयंती है। इसलिए ये माह हमेशा ऐतिहासिक माह है, बहुजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम आज का विषय है बहुजन सफरनामा में वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा पर चर्चा। अभी हम बहन जी मायावती के ऊपर चर्चा करेंगी। क्या है कि वो एक ऐतिहासिक महिला है जो पिछड़े वर्ग से या बहुजन समाज के आके आज इतिहास सृष्टि किए हैं। साथियों, बहन मायावती का जिंदगी आपका 15 जनवरी 1956 में जन्म हुए थे, दिल्ली में जन्म हुए थे। उस टाइम उसके बाद वो ग्रेजुएशन किए, उसके बाद वो LLB किए और उनका आकांक्षा था, उनका एम्बिशन था एक IAS ऑफिसर होके, एक कलेक्टर होके बहुजन का सेवा में उपस्थित रहने का उनका जो उद्देश्य था, वो वैसा आपका नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, थोड़ा वेट करेंगे साथी।
माननीय तांडी साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मुझे लगता है वो नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा सा। जुड़ चुके हैं टांडी जी। जी जी सर। हाँ, वो ही जो राजनारायण जी। हेलो सर, आवाज आ रही है ना? जी सर हाँ। कंटिन्यू करें। 1976 में वो जनता दल का शासन था। उस टाइम राजनारायण जी जो इंदिरा गांधी को परास्त करके आए थे, वो मोस्ट पावरफुल आदमी थे। वो वही कॉन्फ्रेंस में हरिजन शब्द का उच्चारण बार बार किए थे। उसके दौरान हमारे बहन जी सिर्फ 21 साल के थे। उस टाइम अपने वो हरिजन शब्द को वो ये किए, ऑब्जेक्शन किए। वो बोले बाबा साहब ने कहीं पर भी हरिजन शब्द नहीं लगाए, आप क्यों लगाए? ये बोल के उसको बहुत बोले जे आप मत लगाइए। वही चलते मायावती, बहन मायावती जी का वही सभा में वो उसका ये प्रशंसा हुआ। वो इतना अच्छा भाषण दिए जो हर एक आदमी के लिए एक आत्मसम्मान था। साथियों, इस दौरान सामने बैठे एक महापुरुष में महापुरुष सुन रहे थे। वो दूसरा कोई नहीं है, वो स्वयं हमारे बहुजन समाज के प्रतिष्ठाता कांशीराम जी हैं। वो उसके बाद अपने आप जुड़ गए क्या? जी जुड़े हैं। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज। कंटिन्यू करिए टंडी साहब। सर आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। जी जी हाँ जी, हाँ जी। अभी अच्छा आ रहा है, करिए। वही मान्यवर कांशीराम जी आपका ये बहन जी का घर गए। वही दिन से वो आईएएस ऑफिसर ये उनको दिलासा दिए जो आप आईएएस ऑफिसर ऐसा आपको पोस्ट देंगी, ऐसा आपको बनाएंगी तो आपका आगे पीछे आईएएस ऑफिसर होगा। वही बात को लेके वो बहुत इम्प्रेस हुए बहन जी। और जो अपने घर बार छोड़ के एक तरफ अपने परिवार, दूसरी तरफ समाज का सेवा, और समाज का सेवा के लिए और अपने घर बार छोड़ दिए। और उस टाइम बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में। मान्यवर कांशीराम जी वो बहुत फेमस हो गए थे। उसके साथ में वो मायावती जी को
1992 में ये किए, उनको मेंबर किए। उसके बाद 1984 में बाबा साहब के जन्मदिन में बीएसपी का उद्घाटन हुआ, शुरुआत किए। बहन जी पहला होके वो बीएसपी का संस्थापक सदस्य बने और वो अपने परिवार, वही देखना है कि एक दलित महिला जो घर बार छोड़ के उस टाइम जमाने में 84 में जहां सोशल रेस्ट्रिक्शन था, जहां परिवार का रेस्ट्रिक्शन था, उस टाइम आके वो बहुजन समाज में शामिल हुए। उसके बाद वो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन में लड़े थे। 3 बार बहन जी कंटेस्ट किए थे, लेकिन वो 1989 में बिजनौर सीट से एमपी चुन के आए। उसके बाद वो पहला चुन के आने के बाद वो पीछे नहीं मुड़ सके। तब फर्स्ट टाइम 1995 में वो पहला बार वो यूपी का चीफ मिनिस्टर हुए। उस टाइम 137 डेज का बहन जी का मौका मिला। उस टाइम वो नया पहला बार वो नया डिस्ट्रिक्ट बनाए। हमारे जो महापुरुषों लोगों का नाम पर कई डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं 137 डेज में, बहुत कल्याणकारी काम किए हैं। सेकंड टाइम वो 1997 में 21 मार्च से सितंबर 97 में सेकंड बार वो चीफ मिनिस्टर हुए। उस टाइम लैंड रिफॉर्म शुरुआत किए और बहुत सारा स्टैचू वगैरह महापुरुषों का यूपी में लगाए हैं और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम एडॉप्ट किए हैं। उसके बाद थर्ड टाइम वो 2002 से 2003 तक 1 ईयर का उनका तीसरी बार का सफर था। वो उस टाइम भी बहुत डेवलपमेंट वर्क किए थे। फोर्थ टाइम 2007 से 2012 पूरा 5 साल वो फिर बीएसपी का फुल मेजोरिटी में आए और बहन जी चीफ मिनिस्टर बने। उस टाइम शी इज द फर्स्ट सीएम टू कंप्लीट 5 ईयर बिटवीन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में उसके पहले कोई भी ऐसा 5 साल कंप्लीट नहीं किया था। बहन जी वो पहला महिला है या चीफ मिनिस्टर हैं वो 5 साल अपने कार्यकाल पूरा किए थे। ये अद्भुत एक इतिहास है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किए और राजा भया जैसा डॉन को अपने जगह पहुंचाए। उस टाइम ब्यूरोक्रेसी का मैनेजमेंट करके क्रिमिनल के ऊपर अंकुश लगाए। और साथियों आपको मालूम होगा जब बहन जी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम यूपी का जीडीपी ग्रोथ, हेलो जी सर बोलिए। जीडीपी ग्रोथ 17% तक पहुंचाए थे। ये अपने इतिहास है, यूपी में 17% जीडीपी ग्रोथ पहुंचाए थे और भारत में नंबर 1 थे। एंटी रेप कानून भी पास किए थे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए थे। 25,000 गांवों को अंबेडकर ग्राम विकास योजना में वो शामिल किए थे। जमुना एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस वो अपने पीरियड के टाइम बनाए थे। वो बहुत उच्च स्तर का काम किए हैं और एक बार लैंडलेस को जमीन दिए थे। फर्स्ट लैंडलेस को पोजीशन देते थे, उसके बाद पट्टा देते थे।
बोले आगे क्या होता था, पट्टा देते थे लेकिन पोजीशन नहीं था, तो हमारा बहुजन लोग बहुत कुछ दिक्कत आती थी। और साथियों, उनका पीरियड में संविधान के हिसाब से वो सबको समान देखते थे, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजियन, कास्ट, पंथ एंड भाषा के ऊपर समानता रखते थे। यदियो वो दलित ये बहुजन समाज में आते थे, फिर भी सर्व समाज का वो काम करते थे। नो डाउट डॉक्टर बाबा साहेब रिवाइवल ऑफ द बुद्धिज्म का इंडिया में जो प्रयास किए थे, बाबा साहेब ने बुद्धिज्म को भारत में लाए, और उनका बाबा साहब का उतना टाइम नहीं था जो ज्यादातर फैलाने के लिए, लेकिन बहन मायावती जी बाबा साहब का अधूरा सपना को आगे बढ़ाए और उनका बुद्धिज्म को सारा उत्तर प्रदेश में फोकस दिए। जैसा सम्राट अशोक 84,000 स्तूप शिल्पलिपि बनाए थे, उस प्रकार मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने, वही सम्राट अशोक के बाद हम शायद जानते हैं जे बहन मायावती जी बुद्धि सम्राट अशोक का भी जो अधूरा काम किए, अच्छा शासन दिए। कैसा शासन होगा, कैसा बहुजन सुरक्षित रहेंगी, उसका ऊपर प्रजा कैसा कुशल होगा, वही जनमंगल काम किए हैं। बहन जी कॉलेज यूनिवर्सिटी, थोड़ा समय का ध्यान रखें। हाँ, छात्रावास, नया डिस्ट्रिक्ट बहुजन का नाम पर वो रखे थे। बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ यूपी में बहन जी काम किए हैं। अंबेडकर पार्क, स्टेचू, और उनका मिनिस्ट्री में सभी टाइप का लोगों को लिए रेस्पेक्टेड स्थान था। उसका शासन सम्राट अशोक का शासन जैसा कल्याणकारी, वो मानवतावाद ऊपर फोकस था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जाते जाते हम बोलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि बहन जी 45 साल की विशाल, भले 21 साल से लेके 66 साल के अभी तक एक लंबा सफर किए हैं। एक महिला होने के नाते इस सफर वो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। आगामी इतिहास जब तक लिखा जाएगा तो बहन जी का नाम जरूर स्वर्णाक्षर में आएगा। इस दरमियान मेरा वक्तव्य शेष कर रहे हैं। जय भीम सभी को, नमो बुद्धाय, जय भारत। संचालक जी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेपालेश्वर तांडी जी। थोड़ा लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हुआ था। कोई नहीं सर, सर समझ जाते हैं सर। जी सर। अब मीटिंग को आगे सुचारू रूप से बढ़ाते हुए हमारे दूसरे वक्तागण हैं तुलसीदास लंगे जी, प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर। मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आए, माननीय तुलसीदास लंगे जी, और अपना वक्तव्य रखें। साहब आपका माइक अनम्यूट है अभी। हाँ, आवाज आ रही है। हो गया अब आवाज आ रही है। जी सर, जी सर। थैंक यू। में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक बौद्ध जी, आदर सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष, संचालक और आज इस वेबिनार में जुड़े हुए तमाम उपासक उपासक
साहब को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, बहन जी की मेरी पहली भेंट जो है बहन जी से 1979 में नागपुर में बामसव की फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन में हुई थी। उससे पहले 1977 का वाकया जो तांडी साहब ने बताया है वो गायन कबाला वो सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त बहन जी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी। तो उस वक्त वो 5 दिन की हमारी नेशनल कन्वेंशन थी नागपुर में। तो हम जम्मू कश्मीर से 1-2 लोग जो हैं वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे। मुझे भी वहाँ मोहल्ले का मौका मिला और बहन जी एक हमारा स्टूडेंट का सेशन हुआ था, एक पॉलिटिकल सेशन होता था लास्ट में, लिटरेरी विंग के सेशन होते थे। जो बाम साहब की जो कन्वेंशन होती है उसमें ये सेशन होते थे, 5 दिन की चली थी वो। तो उसमें बहन जी से पहली मेरी भेंट हुई। तो हमारे वहाँ कैंप लगे हुए थे हर स्टेट वाइज। तो हमारे कैंप में बहन जी आई, उनसे बैठ के बात हुई। उन दोनों जब थी तो यानी वो कॉलेज लेवल पे भी डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेती थी। और जो उनका जो हमें इतिहास मिला है उस घटना के बाद माननीय कांशीराम साहब के जैसे बताया तांडी साहब ने कि वो उनके गए, उनके पिताजी प्रभुदयाल जी, उनके माता जी वो नहीं चाहते थे कि वो इस सियासी फील्ड में आए। बहन से उस वक्त टीचर की सर्विस भी करती थी, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको कन्विंस किया भाई आप डीएम बनना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो मैं आपको सीएम बनाऊंगा और कई डीएम आपके लाइन में खड़े होंगे। तो बहन जी ने उस एज में जंग में जिस वक्त के लोग आम पेरेंट्स की जो इच्छा होती है कि बहन बेटी जो है वो इस फील्ड में ना जाए, ओपन ना जाए, तो बहन जी ने भी साहब की बात से कन्विंस होकर वो घर से आ गई और दिल्ली में रैगरपुरा में हमारा उस वक्त करोल बाग रैगरपुरा में हमारा आम साहब का दफ्तर हुआ था छोटे छोटे कमरों में। तो वहाँ एक और रूम लिया, तो वहां पर पुराने लेग पे और बहन जी ने लगभग स्टेटों का दौरा किया। हमारे जम्मू कश्मीर में भी जहाँ कई कई दिन रहा थी, हमारे घरों में, हमारे चरगोता साहब के घर में, कभी मेरे घर में, कभी वीर सिंह जी साथी होते थे हमारे, उनके घर में, तो वो ठहरती थी। और पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में उन्होंने वो घेग है और इस मिशन का जो है प्रचार प्रसार किया है। और जहां पर भी महिलाओं को तैयार किया उन्होंने, तो सभी लोगों में उनका एक असर था। जगह जगह में, घर में, मुझे लगता है कोई स्टेट ऐसी होगी जहां बहन जी ने काम नहीं किया है। तो उसके बाद 1980 में दिल्ली के करोल बाग में वहां पर एक अग्रवाल धर्मशाला है, वहां पर हमारा एक फुल फ्लैज कैंप हुआ लगा था, कैडर कैंप, जिसको साहब ने वो समझो 1 हफ्ते का चला था। तो उसमें सभी लगभग लोग 50 के लोग 50 के करीब लोग पूरे देश से, हर स्टेट से 2-2, 4-4 लोग उसमें आए थे। तो वो सारा कैंप जो है साहब जो है कांशीराम साहब ने खुद लिया था, वो हमने अटेंड किया। तो उसको फुल फ्लैज कैडर कैंप या एडवांस कैडर कैंप आप कह सकते हैं। बहन जी ने वो कैंप भी हमारे साथ में अटेंड किया। और सुबह 8 बजे हम वहां एक ही जगह रहते थे इकट्ठे। 8 बजे वो काम शुरू हो जाता था मीटिंग, और फिर 1 बजे के करीब इसमें लंच होता था, फिर 4 बजे टी ब्रेक, रात को फिर 8 बजे मतलब डिनर के बाद जो है फिर रात को ग्रुप डिस्कशन हुआ करती थी। यानी वहीं जो लोग कैंप अटेंड किए वो वहीं रहना होता था उनको, कहीं आगे पीछे नहीं जाना। यानी कैंप भी अटेंड करना, फिर ग्रुप डिस्कशन भी होनी। तो बहन जी ने वो भी हमारे साथ अटेंड किया।
तो उसके बाद जो है वो फुली कन्विंस हो, जो पूरी नॉलेज जो है उस कैंप से जो है हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर, इकोनॉमिक जो भी है, हर सब्जेक्ट के ऊपर जो उसमें लेक्चर देते थे आप, और हमें जो पूरा का पूरा जो है वो मिशन जो है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और फिर 50 आदमियों को साहब ने कहा भाई अब आपकी ड्यूटी है अपने अपने राज्य में जाके आप 2-2 दिन का कैडर कैंप लगा करके तो अपने लोगों को तैयार करना है। तो फिर वहां से वो लोग पूरे देश में फैल गए। वो 50 लोग जिनमें बहन जी भी शामिल थी, वो सारे देश में फैले। हर स्टेट से जिस स्टेट में उन्होंने फिर 2-2 दिन के प्रीलिमिनरी कैडर कैंप लगाना शुरू किए। और जहां भी हमने कैंप लगाए, जम्मू कश्मीर में कई बार तो, क्योंकि अब उस वक्त 2 साथी जो है वो मान्यवर कांशीराम के साथ जो है बड़े जो शुरू से लगे थे, डीके खापड़े और तेजिंदर सिंह चड्ढी जी जो HMT फैक्ट्री में थे इंजीनियर। तो ये हम इनको लेफ्ट राइट कांशीराम साहब के समझते थे। तो उसके बाद एक वाकया ये भी हुआ, अब बहन जी काम तो करते थी बड़ी, क्योंकि वो काम करने में जहां भी उसको लगाते थे तो बहन जी ने जिस स्टेट में भी लगाया उसने जी जान से वहां पर काम किया। और जो मिशन मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया था उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने जी जान से काम किया हर स्टेट में। जैसे और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर 1983 में DS4 के माध्यम से कश्मीर में इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी बहन जी आई। और पूरे देश से साहब कांशीराम साहब जहाँ खुद कैंप लगा के बैठे थे, जहाँ पर तो महाराष्ट्र से लोग जहाँ पर बाहर राइटिंग करने के लिए आए थे, वो रात को 8 बजे चले जाते थे और सुबह 4 बजे आ जाते थे। यानी लोग रात को सोए तो सुबह दिखते थे तो नीला नीला हुआ होता है। तो उसमें मुझे याद है अभी तक, एक बार जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जलसा हुआ, परेड ग्राउंड एक जगह है, तो शांता कुमार वहां उस वक्त चीफ मिनिस्टर था हिमाचल का, वो आया तो उसने वहां पर अपनी तकरीर में कहता है भाई जब मैंने लखनपुर क्रॉस किया तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे किनारे नेशनल हाईवे पर जगह जगह जो है वो लिखा है DS4 DS4 DS4। तो मैंने ये सोचा भाई ये कोई दवाई नहीं निकली है, जैसे वो फार्मूला 44 एक दवाई निकलती था खांसी की पहले कि वो नई दवाई लेकिन यहाँ के मुझे पता चला ये तो पॉलिटिकल पार्टी है भाई, इलेक्शन लड़ रही है। तो वो बहुत ज्यादा उसमें प्रचार प्रसार में लगा है। और बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जो उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली थी, वो 4 किलोमीटर साइकिल यात्रा साहब के साथ उन्होंने पूरे इंडिया में जो है, नॉर्थ इंडिया में उनके साथ साइकिल यात्रा में भी पूरा हिस्सा लिया। एक बहन जी थी मायावती जी और एक चंदा कामले लड़की थी वहां की महाराष्ट्र की चंद्रापुर की। ये दोनों लड़कियां जो है बहन जी के साथ जो है वहां पर मान्यवर कांशीराम साहब पूरा 4000 किलोमीटर का सफर जो है साइकिल का उनके साथ साथ जो है वहां घूमी। जम्मू कश्मीर में जहाँ है साइकिल यात्रा में, और जहाँ एक पूरा उनके साथ जो है साइकिल यात्रा के साथ एक गाड़ी होती थी, उसमें राशन पानी होता था और साइकिल पंचर लगाने वाला भी साथ में रखा था। और जहाँ कहीं भी सपोज कहीं ऐसी जगह आ जाती है कि जहाँ कोई खाना अरेंजमेंट आगे नहीं था तो खुद वो खाना बना के तो फिर आगे चल जाते थे स्टे करके। तो कई जगह बसते हुआ खाना, खैर जम्मू में तो हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था। तो यहाँ पर गाँव में जो है अखनूर के बॉर्डर तक शंभ तक जो है वो साहब ने वो साइकिल यात्रा पर बहन जी जो है उनके साथ गई और जहाँ आई। फिर हमने जो है पठानकोट में पंजाब के हवाले किया। तो मतलब कि उन्होंने बहन जी ने अपनी लाइफ में जो है कठिन एक जो है संघर्ष किया है, वो ऐसे नहीं जहां तक पहुंची है। तो उन्होंने जो है तो जहाँ हमारे घरों में रहती थी हमारी फैमिली के साथ जो है, हमारी फैमिली भी जब निकलते थे तो हमारी फैमिली भी उनके साथ निकल जाती थी। तो ये हमारे बच्चे बेटियां निकल जाती थी। तो मतलब क्या है उन्होंने जगह जगह आज भी आप बहन जी को पूछें कि जम्मू कश्मीर का कौन सा कौन हो आपको बता देंगे। तो बाकी जहाँ किया, हरियाणा में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया और कई जगह काम किया। और उसके बाद इलेक्शन भी लड़े
जैसे बजनौर से मेरे साथी ने बताया वहां से इलेक्शन लड़ा, उसको पैसे की शॉर्टेज आ गई। अब पैसे की जब शॉर्टेज आ गई तो कांशी राम ने सभी यूनिटों को अपील की, भाई हमारे पास पैसे का कमी आ गई है तो पैसा भेजो। उसमें हमने भी जहां जम्मू कश्मीर से भी कुछ पैसा इकट्ठा करके वहां पर भेजा और जगहों से भी लोगों ने पैसा भेजा। तो क्योंकि उस वक्त फंड की कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, यही अपने थोड़ा बहुत इकट्ठा करके जो है उससे सेंटर चलता था। तो वहाँ छोटे छोटे कमरे थे हरजान सिंह रोड पर, करोड़ बाग, वहां से सारा दफ्तर चलता था। और वो जो टेलीफोन था, जो ऑफिस का टेलीफोन था, वो भी शिवदयाल सिंह चौरासिया जो है मेंबर पार्लियामेंट थे आपके लखनऊ में ही, वो उनका चौरासिया होटल भी है, वहां मैं गया हूँ उनके मिलने के लिए। 1978 में जब कांशीराम साहब पहली बार जम्मू में आए, 6 महीने जो है तो हमने सिर्फ फोन पर बात होती थी। जहाँ से महाराष्ट्र से एक आदमी जम्मू कश्मीर में आया था, मिस्टर एस.एल. योग दंडे उनका नाम था। वो बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर कश्मीर में जगपूरा में उनकी ड्यूटी लगी। तो उन्होंने माननीय कांशीराम साहब ने, जो उनके एम्बेसडर हम कह सकते हैं, आके हमसे मिले, हमसे बात की। उन्हें पता नहीं हमारा कहाँ से एड्रेस लिया। वो बाबा साहब के काम किए थे, साथ काम किए वो भी थे। एक अपने थे, उनका बेटा लक्ष्मण दास अभी डीजीपी रिटायर हुआ हरियाणा से, वो थे। तो वो हमारा सेशन जो है लगभग पूरा दिन 8 घंटे चला। उसमें साहब ने जो है पहली बार जो है वहाँ लगभग वो 2-3 घंटे का अपने लेक्चर दिया उसमें। तो उसमें हमने जो है वो, उससे पहले हम एजुकेशन सोसाइटी के नाम से करना चाहते, उसको हमने बामसा में मर्ज किया, तो बामसा से काउंट। और 1980 में जो सेकंड नेशनल कन्वेंशन हुई दिल्ली में, हम उसमें भी गए। उसमें हमारे को 80 के करीब लोग थे जम्मू कश्मीर से। नागपुर की फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन में 2500 लोग थे। जो दिल्ली में सेकंड नेशनल कन्वेंशन बामसा में, उसमें 5000 डेलीगेट। और 1981 में चंडीगढ़ में थर्ड नेशनल कन्वेंशन हुई, जिसमें लगभग 7500 लोग थे, 7500 डेलीगेट थे पूरे देश से। तो ये 5-5 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी। उसमें जो है जम्मू कश्मीर के 100 डेलीगेट गए थे। तो उसमें भी बहन जी आई, यानी बहन जी हर जगह साथ साथ में रही। तो DS4 बनने के बाद जो है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन जाए, तो उसमें जम्मू कश्मीर में ज्यादा समय दिया बहन जी ने। वो इलेक्शन के बाद भी बहन जी ने काफी समय जम्मू कश्मीर में दिया। हमें याद है, हमारे घर में रहती थी, तो उनके साथ काफी हमारे जो है इंटरेक्शन रहता, हमारी फैमिली का भी। बहुत मेहनत की हम। और जब वो बिजनौर से इलेक्शन लड़ी, तो उस वक्त भी मैंने बताया जैसे पैसे की शॉर्टेज, उसके बाद कई इलेक्शन लड़े उन्होंने। और इलेक्शन लड़ने के बाद जो है जीती भी, कुछ बारी हारी, कुछ बारी जीत गई। और उसके बाद जो है पहली बार जो 1995 में साझेदारी की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, मुलायम सिंह के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। और 3 बार साझेदारी की सरकार रही और 1 बार फुल मेजॉरिटी में आगे, जैसे 2007 में बताया। और बहन जी ने जो अपनी सरकार में जो काम किए, आज जो लखनऊ में जो उनके किए हुए काम है, अपने महापुरुषों को इज्जत देना, और जो है उनके नाम पर पार्क बनाना, और उनके महापुरुषों के नाम पर जेलों के नाम रखना। और 3 लाख लोग उत्तर प्रदेश में जो बताया है, जो हमारे लैंडलेस लोग थे, उनको 3-3 एकड़ जमीन देके उनको जमीनों के मालिक बनाना, ये बहुत बड़ा काम। और किसी जागीरदार की जमीन को हाथ नहीं लगाया। जो जमीन सरकारी बेकार पड़ी हुई थी, आज भी उस वक्त जो है जितनी
यानी केरे कास्ट थी, उतनी जमीन जो बेकार पड़ी हुई है देश में आज भी पड़ी हुई है, लेकिन ये सरकार वो जमीन बेजमीन लोगों को देने को तैयार नहीं थी। लेकिन बहन जी ने वो जमीन जो है, वो जो बेजमीन लोग थे जिनके पास लैंड नहीं थी, 4-4 फुट भी लैंड नहीं थी, उनको 3-3 एकड़ जमीन देके जमीनों के मालिक बनाया। और जो है जैसे छत्रपति शाहू जी भागे जी द्वारा भवन बनाया, जहाँ पर जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स हैं वो IAS IPS की तैयारी जो है उनके रहने का खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया। तो कई कॉलेज खोले अम्बेडकर के नाम पर, जहाँ मैंने सोचा जहाँ हम नागपुर में थे तो उस वक्त जो है वहाँ पर जो औरंगाबाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज जो बाबा साहब ने बनाया था उसका नाम करने के लिए वहाँ एक एजुकेशन चली, लॉन्ग मार्च टू औरंगाबाद। उसमें हम अभी रेलवे स्टेशन नागपुर के तो 6 लोग मारे गए थे उसमें, यानी एक नाम बदलने के लिए ऐसी चीज चली। फिर मान्यवर काशीराम साहब के पास भी लोग आए कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी का नाम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने के लिए करते। तो साहब ने कहा भाई ये जो है जब हमारी सरकार होगी तो हम एक यूनिवर्सिटी का नाम कई यूनिवर्सिटियों के नाम से बनाएंगे। और वो साहब ने जब बहन जी फुल मेजॉरिटी में आई वो काम करके दिखाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत से इंस्टीट्यूशन के नाम पर बनाए। ये काम समय का ध्यान रखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आज जो है लखनऊ जो है बहुजन समाज के लोगों के लिए एक किस्म का वो तीर्थ स्थल बन गया है। जो बहन जी ने वहां पर बनाए हैं, अपने महापुरुषों को मान सम्मान दिया, उनके नाम पर पार्क बनाए हैं, तो जो सब कुछ बना हुआ है वो आज एक बहुजन समाज के लिए एक किस्म का एक मार्गदर्शक बन गया। जब वहां जाते हैं तो लोग देखते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती, प्रेरणा बनाया प्रेरणा। तो इसलिए है बहन जी के काम जो काबिल सहन है, तो उन्होंने अपनी मेहनत से लगन से, उसी वजह से जो है एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो तेजिंदर और जो है खापड़े जो इनको लाइट और थे मान्यवर साहब दायां और बायां हाथ वो साहब को छोड़ के चले। तो शायद हमारे पास यहाँ है कि भाई कैसे है, इवन जहाँ के पंजाब के लोगों ने भी कांशीराम साहब के खिलाफ हो गए और 1.5 साल कांशीराम पंजाब में नहीं गए, जम्मू कश्मीर में आ जाते थे। हमारे पास भी वो लोग आए, लेकिन हमने कहा नहीं भाई नेता बड़ी मुश्किल से मिलता है समाज में। बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब पहली बार हमें एक नेता मिला है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम तो साहब के साथ रहेंगे, आपको जो करना है करो। फिर वो चले गए, उन्होंने वो अलग से बाम साहब बना ली। आज वो बाम साहब के कई टुकड़े हो गए, कोई बोरकर ग्रुप है, कोई केडिया ग्रुप है, कोई कौन कौन सा ग्रुप है कुछ समझ नहीं आती है। तो आज एक मिश्रण ग्रुप भी चला रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहन जी जो जहां तक जो पहुंची हैं वो अपनी मेहनत अपनी लगन से और मिशन के तहत बिल्कुल समर्पित होकर उन्होंने काम किया और उनको ये मौका मिला 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बन के अपने लोगों को सेवा करने का, और उन्होंने की। तो ये मैं समझता हूँ कि बहन जी के अपना एक जो लंबा संघर्ष है उसकी बदौलत जो आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो आज भी उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोग जो बहन जी का साथ देंगे और उनको अपनी जो हमारे पास जो ताकत दी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट की ताकत जो हमें दी है, 1 मैन वोट 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, उसके आधार पर जो है फिर से बहन जी को जिता करके उत्तर प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में देंगे और बहुजन समाज की बात बनाने में अपना जो है योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन जी के काम की सराहना करते हुए और उनकी जो है काम करने की संघर्षशील जो उनकी छवि है उनको सलाम करते हुए आजादी लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तुलसीदास लंगेशा जी को अभी हमने सुना।
सबसे ज्यादा साहब की बहुजन सच्चे सिपाही हैं, क्योंकि इतनी एज में रखते हुए भी आज भी सच्ची लगन से बहुजन समाज के लिए लगे हुए हैं। और निरंतर मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन जब भी मीटिंग होती है, साहब से कभी भी मीटिंग मिस नहीं होती होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और अब मैं मीटिंग को आगे सुचारू रखते हुए हमारे माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं आप, प्रभारी हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से, मैं साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि साहब आए और अपनी बातें रखें। माननीय विजय बौद्ध जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जय मेरी भीम, नमो आवाज आ रही है महोदय? जी सर, बहुत अच्छी। साथियों, मैं अपनी बात रखने के पूर्व आज का विषय बहुजन, वर्तमान बहुजन नायकों का संघर्ष में सफरनामा, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले मैं सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हुआ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मप्रिय बौद्ध साहब और देश के सभी राज्यों के महासचिव, सचिव, संयोजक, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है और इस पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे से बताया, क्योंकि जो बहुजन नायक हैं उन पर जितना भी बोलो उतना ही कम है। तो साथियों, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में हमारे संचालक महोदय कह देते हैं, तो साथियों हमारे जो नायक है बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे प्रमुख धर्म प्रकाश भारती साहब को मैं अपना नायक मानता हूं, क्योंकि आज जिस तरह पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक संगठन बनकर तैयार हो रहा है, साथियों इसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, तो इसका श्रेय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान नायक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब को जाता है। साथियों, बिना संघर्ष का कोई भी वस्तु तैयार नहीं होती। इसलिए पहले जो सामने आता है उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मैं धर्म प्रकाश भारती साहब से विगत 12-13 सालों से जुड़ा हूँ, जब से बहुजन न्यूज आप छापते थे और देश के 22 राज्यों में यह बहुजन न्यूज चला। और जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पहला अधिवेशन आगरा में हुआ था, उस कार्यक्रम में जा और उसके बाद से लेकर साहब धर्म प्रकाश भारती साहब निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन देते हुए जो नहीं होने वाली चीज को भी उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आदमी सोचे और आत्मविश्वास से अगर कार्य करे तो वह संघ और संगठन सफल होता है। आज इतना संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश के कई राज्यों में जा रहे हैं और कोरोना के काल में भी उन्हें कोरोना होने के बावजूद हम लोगों को बीच बीच में फोन करके मार्गदर्शन करते रहते हैं। साथियों, ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलते हैं और आज हम लोग अपने आप को जो गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम भी किसी संघ से जुड़े हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक दिन ऐसा आएगा जो एक महासंघ बनेगा और हम उस संघ के नींव कहलाएंगे। तो साथियों,
धर्मप्रकाश भारती साहब का संघर्ष बहुत आगे तक जाएगा। मैं उनको देखता हूँ, मैंने अपने छत्तीसगढ़ में 2-3 कार्यक्रम उनके करवाया, कमर में पट्टा बांधकर खड़े होकर 3-3 4-4 घंटा संत गुरु महापुरुषों पर जो बोलते हैं और हमें उनका जो वाचन है, उनका जो बोलने का जो तरीका है, साथियों, जो एक बार सुनता है तो धर्मप्रकाश भारती साहब को मैं दिल से नमन करता हूं कि जिस तरह से इस संगठन को विपरीत परिस्थितियों, साथियों, आज कोरोना काल में हमारे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो रुकावट पैदा हो रहा है। सांची के कार्यक्रम 2 बार रुक गए, उसके बावजूद जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हमारा हौसला धर्मप्रकाश भारती साहब करवाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। हमें आत्मविश्वास, हमारे मन में एक सोच उत्पन्न करते हैं। और सही है साथियों कि हम सब मिलकर जो आज पूरे देश में 32 राज्यों में उनके नेतृत्व में और उनकी टीम के द्वारा, उनके टीम के हम एक छोटे से सदस्य हैं और इस देश में आरबीएम का एक बहुत कम समय में विपरीत परिस्थितियों में फिजिकल कोई कार्यक्रम नहीं होता, सिर्फ जूम के माध्यम से उन्होंने इस कारवा को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। और मैं अपनी बात पूर्ण होने के पहले इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा देश नमन करेगा। ये तो सत्य है कि हमारे नायक बाबा साहेब आम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और जितने भी बहुजन नायक हुए हैं अपना अपना काम करके चले गए, लेकिन आज भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि वो महापुरुष इस संसार में नहीं है। इस संसार में हमारे सामने हैं, ऐसा महसूस होता है। मेरे को तो ऐसा महसूस होता ही नहीं कि मान्यवर काशीराम साहब इस संसार से चले गए। ऐसा लगता है कि मान्यवर काशीराम साहब कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो साथियों, जो संघर्ष करते हैं वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। उसी कड़ी में हमारे धर्मप्रकाश भारती जाएगा, ऐसा मैं अपनी बात रख रहा हूं। बोलने के लिए तो और बहुत कुछ है मान्यवर धर्मप्रकाश भारती साहब के बारे में, लेकिन चूंकि समय का भी ध्यान रखता है और भी वक्ता बोलेंगे कि मान्यवर धर्मप्रकाश भारती साहब कई राज्यों के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी रहे और जिस प्रदेश में भी प्रभारी रहे उस प्रदेश के लोग आज भी साहब को याद करते हैं। तो साथियों, हमें प्रेरणा लेना है ऐसे महापुरुषों से, ऐसे नायकों से, और उनके मार्गदर्शन पर चलकर अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र में करना है। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय बोध जी। अब मैं अपने अगले वक्तागण के रूप में और आज के हमारे सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्मप्रिय एम.आर. प्रशांत साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि साहब आए और अपना वक्तव्य रखें। माननीय धर्मप्रिय एम.आर. प्रशांत साहब जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। धन्यवाद। पुनः बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए तथा हमारे कुशल चिंतक, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, आज के कुशल संचालक माननीय योगेश गौतम जी और
हमारे उड़ीसा के जो सहयोग नेपाल से तांडी जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में जो बताए, हरिजन जो है यानी जात पात तोड़ो का सम्मेलन जब हो रहा था सितंबर का महीना में 1977 में, तो उस समय बहन जी अपने स्पष्टता से इन्हें क्लियर, जैसे कहा जाता है द रियल अर्नामेंट ऑफ ट्रूथ इज नेकेडनेस, यानी खुले चैलेंज दे तार्किक तौर पर, जो जब आप जात तोड़ो समाज जोड़ो के नाम दे रहे हैं तो तभी उसी समय आप ये क्यों नहीं, ये जो असंवैधानिक शब्द हरिजन शब्द का क्यों उछाल कर रहे हैं, मतलब तो इसी तरह सब समझे। और उस 1977 में तब माननीय काशीराम साहब समझ गए कि ये कुछ होने वाली है, और इसलिए जैसे बहन जी बोलती है कि जब 1995 में तो कुछ मीडिया वाले आए और अपने पिताजी से और माताजी से बोले कि जो आपकी जो मुख्यमंत्री बनी है तो इसमें क्या राज है कि जो कि इतने सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, जो आपका क्या विचार था। तो ये सवाल जो है सुनकर इनके माता पिता तुरंत जवाब दिए थे, तो पुत्र के पांव पालने से ही नजर आ जाते हैं। तो बचपन से जानते थे कि ये जो छोटी सी बच्ची बहुत जिसको हम बचपन से जान चुके थे, और इनके जो साहस जो है तो साहस को मानना पड़ेगा। और जिसलिए बहन जी एक बार बोली थी कि मैंने अपने आप को उस पत्थर के रूप में ढाल दिया है जो पानी में रहकर भी पानी के दबाव में गलता नहीं है, बल्कि नदी के धारा को ही बदल डालता है। यानी इससे पता चलता है जो ये बहुत वो सुंदर यानी वो दृढ़ निश्चय की व्यक्तित्व की परिपूरक हमारे बहन जी। और इसलिए इनके जो स्टूडेंट लाइफ से, जैसे हमारे तुलसीदास लंगी जी साहब जो समझा रहे थे, तो जो कि लॉ कॉलेज के जब स्टूडेंट तब उनसे मुलाकात हुआ, तो ऐसे अनुभवी और हमारे जो यानी हम बोल सकते हैं जो बहुजन समाज के सच्चे सिपाही हैं और आज की इस वेबिनार में अटेंड हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया जो स्टूडेंट जो सेशन चल रहा था करोल बाग दिल्ली के अग्रवाल भवन में, जो उस समय संख्या कम था, यानी 50 जो 50 पीपल थे यानी, और उसी से उनको मालूम जो तिक्तता जो है बहन जी के बारे में मालूम हुआ। और ऐसे बहुत सारे कुछ घटना है, और उस घटना में उनके बचपन की कुछ घटनाएं हैं, और उस घटनाएं में इनके जो प्रेरणा स्रोत जो है, जिस परिवार से आए थे, और इस परिवार में उनके दादाजी का ज्यादा प्रेरणा है। और इनके दादाजी थे मंगल असेन, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन्होंने शासन के दौरान वो क्या अंग्रेज सेना में एक सिपाही थे, तथा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में जाकर लड़ाई में हिस्सा भी लिया था। तो उस समय जब यानी परिवार में बचपन से यानी एक इंटेलेक्चुअल या रैशनलिस्ट जो बनने का जो अवसर अपने परिवार से ही मिला था, कि जब उनके पिताजी 6 महीने थे तब उस समय उनके दादी जो यानी जो ये गुजर गए थे। गुजरने के बाद उनकी दूसरी शादी जब करने के लिए जब बोले, तब उनका जो संस्कार जो होने वाला था, तब उनके संस्कार के समय उनके पिताजी को बोले कि देखो तो ये जो है ये संस्कार करने का नहीं है, इसलिए कि ये जो दकियानुसी परंपरा जो है ये अंधविश्वास को आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये परंपरा को छोड़ने के लिए इन्होंने हमेशा ये बात बोलते थे कि अपने तो जीते जी ही तो आप कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा अपने पिताजी से सुनते थे, और उनके पिताजी ये बात दोहराते थे बार बार कि जीवित बाप पर दबंग दंगा, मरे बाप पहुंचाए गंगा। यानी जब हम जिंदा है तो हमारे सेवा करनी चाहिए, मरने के बाद आप मृत्यु भोज आप करेंगे या शायद ये करेंगे, यानी जैसे कहा जाता है कि कौवे को अपना बाप बनाना, ये मुझे पसंद नहीं है। उनके तो दादा भी बोलते इसका असर ज्यादा उनको होता था। और भी और
बहन जी के बारे में हम क्या बोले कि एक छोटी सी अपने समाज की एक लीडर, जैसे हम तुलना कर सकते हैं किसकी, खूब जैसे ये लोग बोलते हैं खूब लड़ी मर्दांगी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो खूब लड़ी मर्दांगी वो झांसी वाली रानी नहीं, ये हमारे झलकारी बाई थी। तो झलकारी बाई जैसी ऐसे हमारे बहन जी, यानी जो अंबेडकर बात को मानने वाले, जो बचपन से अपनी शिक्षा पाने वाले, वो यानी शेर की तरफ दहाड़ने वाली भी है। तो इसी तरह ये जो कड़ी है, कड़ी में इनके जीवन में कुछ ऐसे घटना है, जो इनके दादी का नाम तो श्रीमती भूपकर था, और उन्होंने बहुत सरल, उदार तथा मानवीय गुणों से भरपूर और महिला, और उनके ऊपर इनके दादा के विचार बचपन से था। और एक बार क्या हुआ कि वो गए थे, तो ये 5 साल का उम्र था, तो जा रहे थे और एक यानी 5वीं यानी हाँ, तो उस समय छोटे से उम्र में एक जो या कि बोलते हैं ये यानी जो भेड़िया जब आए तो भेड़िया को देखे, तो भेड़िया वहां आती है, तो उस भेड़िया आते उन्होंने फिर उसका पीछा करना शुरू किए। तो जब हमारे बहन जी जब तो सब बोले कि नहीं ये मार खा जाएगा, अरे वो मुझे क्या मार कर ये खा जाएंगे, मैं तो आने से पहले मैं खा जाऊंगी। तो ऐसे लीडर थी, और ऐसे जो साहस जो होता है ये कभी ये कोई मार्केट में बाजार में नहीं मिलता है। तो इसी तरह उनके जीवन में ऐसे ऐसे घटना हुई है, जैसे उनका चौथा भाई जब निमोनिया 2 दिन की तो निमोनिया में पड़ गई, तो निमोनिया में जब पड़ी तो वहां जो डिस्पेंसरी जाने का था उनको, तो डिस्पेंसरी जाने के लिए जो कार था, उनके पिताजी गाजियाबाद गए थे। तो गाजियाबाद जब गए थे तो उसी समय ये उनके कैसे यानी निमोनिया में नहीं लेने से बहुत मुश्किल है, उन्होंने अपने कंधे पर एक कंधे से दूसरे कंधे करके यानी 7-8 ऐसे मील यानी जो कोस दूरी पर तय किए, जहां की दिन में भी जाना मुश्किल है, और दिन में जाना मुश्किल है, और उस सुनसान रास्ते पर वो चले गए थे। तो चले जाने के बाद फिर जाकर वहां देख रहे बोले कि इनके माँ कहाँ है, जब डॉक्टर लोग बोले कि नहीं ये छोटी सी बच्ची इतने निडर होकर अपने लेकर आई, फिर 2 घंटे तक वो फिर वहां गई और 2 घंटे तक आई। तो ऐसे बचपन की यादें हैं, और उसमें से और कुछ यादें हैं, तो उनमें से कुछ है कि एक बार क्या हुआ कि इनके जो पड़ोसी घनश्याम दास बिरला के घर में बहुत दिन से संतान नहीं हो रहा था, तो उस समय बोले कि नहीं ये इनका सूरत देखना ठीक नहीं है। तो उस समय कुछ दिन के बाद जब यानी ये उनकी बीबी को जब ये प्रसव वेदना जब हुई, तो तब सब बोले कि नहीं इनके पास मत जाना। उनके खुद की माँ रामवती देवी जी मना की, नहीं उधर मत जाना, लेकिन ये देखिए ये मैं कैसे सह सकती हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। और उधर जाकर यानी गोद में ये लेकर फिर मैंने जो बच्चा अभी भी है जिसका नाम है हित प्रकाश, तो वो गोद में लेकर वो साथ दी, और साथ देने के बाद तो जब वहां प्रसव हुआ होने के बाद ये जो घनश्याम बिरला जी जब वापस आए नौकरी से आए, बोले कि अरे ये मेरी जो अपनी पत्नी को कौन लेके आई, नहीं ये लड़की यानी ये उस समय ये कॉलेज में हमारे बहन जी पढ़ रही थी, तो ये लड़की लेके आई। तब ये बोले कि नहीं इस लड़की को आप लीजिए, ये बच्चा को आप लीजिए। तो तब बोले कि नहीं बच्चा जो है ये बच्चा को पहले गोद में आप उनको दे दीजिए। और उसके बाद बहन जी बोलती है जो माया नाम कैसे हुआ, तो माया का नाम जो हुआ, तो ये माया नाम के पीछे ये छुपा हुआ है, जबकि ये पोस्टल डिपार्टमेंट डाक विभाग में इनके पिताजी थे। तो जो लॉयर यानी डिवीजन क्लार्क से जब प्रमोशन हुआ, तो कोई ब्राह्मण पंडित दिखाकर कभी कोई विश्वास नहीं करते थे परिवार में। तो लॉयर से जब उनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के बाद फिर जो पुराने जो वेतन का पैसा भी मिला, तो मेरे और उसके बाद जो उनका जो पोस्टिंग हुआ, ये 3 कारण से तब उनके बोले कि ये तो माया है, यानी धन खुशियां वापस आ गई, तब उनके नाम माया बन गई। तो माया बनने के बाद फिर बहन जी के लाइफ में हम देखें आज की दुनिया में ये जो यानी मोदी सरकार जो बोल रहा है कि विरासत और विकास,
यानी तो विरासत और विकास का मतलब होता है कि हमारे जो प्राचीन अपने संत महापुरुषों यानी अपने बुद्धिज्म विरासत को इन्होंने इतने उजागर किए, तब इनमें डर हो गया और बाद में कुछ यानी छल कपटी लोग बोले कि नहीं, कि ये जो विरासत जो है इसको यानी ये अंबेडकर पार्क बनाना, यानी ये उपवन बनाना, ये सब स्मारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक जो यानी प्रतिबिंब स्थल बनाना, फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भीतरी आकर्षण के अनेक प्रमुख केंद्र बनाना, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक विश्व स्थल यानी जो हमारे देश का गर्दन सबसे बड़ा प्रदेश जो बनाना, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में स्थित बाहरी आकर्षण के प्रमुख केंद्र बनाना, ये सब जो समतामूलक जो लखनऊ में तो देखने लायक हो गया। तो ये विरासत और विकास को देखकर ये सहन नहीं कर पाए। आज जो है कि यानी जो मोदी गवर्नमेंट इनके तो यानी समझ गई कि इस मोदी गवर्नमेंट ने जो विरासत और विकास का बात जो बोल रहा है, तो विकास विरासत का मतलब ये हमारे जैसे अयोध्या जैसे कि राम भूमि में अपने जो विरासत को नष्ट करके इन्होंने आज प्रसाद योजना तैयार किया है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो प्रसाद योजना के तहत 4 साल के अंदर ये पूरा करने का संकल्प लिया है। तो इसी तरह इन्होंने कभी भी अपने विरासत बुद्धिज्म को ये उजागर करना नहीं चाहते हैं। तो इसी तरह हम देखें तो राजनीति क्या होता है, तो राजनीति में क्या हो सकता है, तो इसमें सब समाधान हो सकता है क्या? तो जब मान्यवर काशीराम साहब जैसे बाबा साहब बोलते थे कि समता सैनिक दल मेरा राजनीतिक दल का शक्ति है, तो इसी तरह तो मान्यवर काशीराम साहब जैसे बोलते थे कि जब तक गैर यानी राजनीतिक दल नहीं होगा, तो यानी ये सामाजिक जो दल के हमारे ये बहुत जरूरी है। तो गैर राजनीतिक जड़ जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। और हमारे जो DS4 के जरिए एक जो माध्यम जो है, माध्यम ये है जैसे पहले जागृति जत्था, जब हमारे लोग यानी समाज को जागृत करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसके बाद जो कर्मचारी सहकारिता यानी बामसेप बनाए। तो इसी तरह तीसरी कड़ी में पत्र प्रकाशन, आज के जो साहित्य ये साहित्य हमें उजागर कर रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा जो है और हमारे मान्यवर साहब संस्थापक अध्यक्ष के साथ इन्होंने शुरू किए हैं। तो हम जब किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि अपने जो बहुजन या अपने जो वर्तमान के बहुजन या हमारे अतीत के बहुजन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किए, क्या उनका त्याग बलिदान को जानने के लिए। तो इसी तरह तो बहन जी जो काम के कृति की है, जो कि आज एक मिसाल है, जैसे कि अब्राहम लिंकन के जैसे अमेरिका में जैसे स्टेचू और मैंने बाबा साहब का बना दिए हैं और वहां कोटेशन भी दिए हैं कि मेरा संघर्ष ही मेरा संदेश है। तो इसी तरह इसी कड़ी में तो बहन जी बोलती है कि देश में संपूर्ण बहुजन परिवार समाज में मेरा परिवार है और इस समाज को मान सम्मान वो सम्मान की जिंदगी बसर करने तथा इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु मैंने अपना तमाम जीवन समर्पित किया है तथा जिसके लिए अनेक प्रकार की दुख तकलीफें भी उठाई हैं, जो अवश्य ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये जो है ये हमारे कृति ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है हमें प्रेरणा माध्यम, तो इसलिए हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज आने वाली पीढ़ी के लिए एक माध्यम शक्ति बनकर उभरेगी। हमारे बहन जी भी आगे जैसे बढ़े और हमने सब मिलकर इस देश में इस विचार के माध्यम से हमारा शासन हो, इतना कहकर आज के हमारे जैसे विजय बोध साहब बोले कि धर्मपाल यानी जो इतना बड़ा कार्य जो तथा ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी ये सारा देश याद करेगा, जरूर याद करेगा। इसलिए कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुई पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा। यानी वक्त का ख्याल होगा और वक्त को देखकर हमें चलना पड़ेगा। जैसे कहते वक्त को जिसने समझा है उसे मिटना पड़ा है, बच गया भूलों से तलवार को तो हटना पड़ा है, चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, हर नदी के राह से पत्थर को तो हटना पड़ेगा। ऐसे हमारे ये कारवा को आज मुझे
यानी अवसर दिए। हमारे आज के जो वेबिनार बहुत अच्छा हुआ, यानी हमारे सफल या एनर्जिक जो थे हमारे नेपाल से दांडी सर, योगेश गौतम जी, जब ये संचालन करते हैं हमें बहुत ताकत मिलता महसूस। और इसी यहाँ रखकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पाठक जी। सर पानी पी लो, आप बहुत ज्यादा फास्ट गला सूख जाता है। अभी हम माननीय पाठक महोदय जो आज इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं उनको सुना हमने, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री मायावती जी, उनके जीवन के बारे में बचपन से और आज का समय है वो जो पूरा उन्होंने करके उसको पूरा तरीके से परिभाषित किया है। और हमारे बहुजन सफरनामा में आपको प्रतिदिन ऐसे ही वक्ता गणों से और बहुजन नायकों और नायिकाओं के बारे में बहुत ज्यादा विचार सुनने को और मिलेंगे। तो माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं सर, आगे की कोई और प्रक्रिया हो तो मुझे सूचित करें। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सुबह बुधवार है और बुधवार पे बुद्ध एंड धम्मा की विशेष वेबिनार रहेगी। सुबह गणतंत्र दिवस भी है और शाम को महत्वपूर्ण वेबिनार सांची के कार्यक्रम से संबंधित डिक्लेरेशन आगे की संस्थापक जी के द्वारा रहेगा। सभी साथियों से मात्र इतना अनुरोध है कि शाम की वेबिनार में और सुबह बुद्ध उनके धम्म के वेबिनार में अधिक से अधिक साथियों को जोड़ने के लिए प्रेरित करें। कल अध्यक्ष जी के द्वारा सांची के कार्यक्रम पर निश्चित डेट बताई जाएगी। कल अधिक से अधिक साथियों को जोड़ने का कष्ट करें। और विषय जैसे हमारा है, आज इस पर दूसरा व्याख्यान हुआ है, बहुजन सफरनामा। सफरनामा फ्लैशबैक में क्या रहा है और फ्लैशबैक के जितने भी पायोनियर रहे हैं उनका समाज के लिए क्या संदेश रहा है, और वर्तमान में पॉलिटिकल रूप से, सोशल रूप से आंदोलित कौन कर रहे हैं। धार्मिक रूप हम नहीं कह सकते क्योंकि हम धार्मिक विंग नहीं है, हम सामाजिक जन जागरूकता की विंग है। बुद्धि के अनुसार सही मार्ग पर, और जो संघ सही मार्ग पर चल रहा है उसके साथ शरण में रहकर चलने वाला एक व्यक्ति। 3 शरण जो है वो इस प्रकार से हमको सफरनामे पे आ गए और बात रखना। आज की चर्चाएं बहुत बढ़िया रही। लंगे साहब का अनुभव जिसमें एक वट वृक्ष जैसा है, बोधि वृक्ष के समान है, और भी हमें इस सफरनामे में रीजनल लीडर्स, संत, गुरु अलग अलग स्टेट में रहे हैं, अम्ब्रेला टर्म में रहे हैं। अम्ब्रेला टर्म में बहुत सारे संत भारत में आते हैं जिन्होंने काम किया है। उनके सफरनामे के सबके व्याख्यान लाने के उद्देश्य से 6 महीने का शेड्यूल जारी किया गया है। तो भूलवश हमसे कहीं कोई संत अपने अपने क्षेत्र के छूट गए हैं, तो अपने अपने स्टेट के संतों की बात रखना भी हमारा उद्देश्य है, ध्येय है कि आप हर क्षेत्र के साथियों का जिन्होंने बुद्ध के वाणी को जन जागरूकता के रूप में पहुंचाया, इस बात के लेकर हम आगे व्याख्यान जारी रखेंगे। तो आगे समय आज का हो चुका है। सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम को समापन करने के लिए संचालक जी कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। मैं सबके माइक के
ओपन करने को परमिट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। और जैसा अध्यक्ष जी ने अभी बताया था कि मॉर्निंग में धम्म वाचन का प्रोग्राम है और शाम को मीटिंग है हमारी 5-6 फरवरी को लेके, तो ज्यादा से ज्यादा साथियों से विनम्र अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को सूचित करें, क्योंकि जो संख्या है वो संख्या बल हमारा निरंतर देखा जा रहा है कि इस समय लगभग कहीं छुट्टी भी होती है और इस समय लोग वहाँ घरों पर ही रहते हैं, तो इस समय